हाँ फिलहाल तो नहीं आ रहे हैं। आज मैंने बीफीएस की क्लास ली थी, 300 के आसपास बच्चे थे। 310 के आसपास लोगों ने ज्वाइन किया था बीफीएस में, पीवी स्टार में, और 305 थे आखिरी में। मतलब पूरा स्ट्रेंथ था और बहुत क्वाइट होके लोगों ने सुना। अच्छा लेक्चर भी अच्छा था बहुत सारा। फिर मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया उसको और भेज भी दिया सबको। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखो तुम लोग, बताओ इसका आंसर। लिखिए, द वेट ऑफ सिल्वर displays by that quantity of electricity which is displaced 5 double cc of hydrogen gas at STP। बताओ। The weight of silver displaced by that quantity of electricity which displays 5600 cc of hydrogen gas at STP। लाइक कहना है कि एक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और वो 5600 सीसी जो है ना वो क्या करती है, ये इसको जो है ना 5600 सीसी जो है ना वो हाइड्रोजन गैस, मतलब 5600 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है एसटीपी पर। अथर्व कह रहा है टेस्ट डिस्कस होगा। टेस्ट देख लेना, कर लेना कुछ, अगर मेरे को रिजल्ट आ गया तो मैं डिस्कस कर लूंगा, या अपन कर लेंगे कल, टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे जैसा भी है ना, बता देंगे। तो कैसे करोगे, किसके बारे में हमें पता करना है? सिल्वर का कौन सा स्टेट होगा, ऑक्सीजन नंबर कौन सा होगा, बोलो, बोलना है। हाँ +1 होगा, Ag प्लस होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, Ag प्लस होगा, तो Ag प्लस के फॉर्म में होगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? अब डायरेक्ट बोलो ना यार, कितना आएगा? हाँ, Ag प्लस आइन किस में जाएगा, Ag में डिपॉजिट होगा ना, तो वैलेंसी फैक्टर क्या बताया था ना, कितना था वैलेंसी फैक्टर? 1 आएगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब कितने जो है ना 1 मोल सब्सटेंस के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वैलेंसी फैक्टर होता है। अब आ रही है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कैसे बना सकते हो आप, बोलो? 2 मेथड है हाइड्रोजन बनाने के, या तो आप वाटर का रिडक्शन करा लो या आप H+ आयन का रिडक्शन करा लो, कोई इशू नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि एसिडिक सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो आप ये मान लो पानी तो होगा ना यार, या सुनो, यस सर, पानी तो कम से कम होगा, तो वाटर का रिडक्शन करा लो। तो वाटर कुछ नहीं दे रखा है, तो वाटर के रिडक्शन से तो हाइड्रोजन गैस बना ही सकते हैं, वरना कोई ना कोई हिंट दे रखी होगी अगर वो चौर से बनाना है तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाइड्रोजन का H2 का वैलेंस फैक्टर कितना आने वाला है? 2 आने वाला है, वेरी गुड। ठीक है, अब हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है? हाइड्रोजन के बारे में दे रखी है, और किसके बारे में पूछी है? सिल्वर के बारे में पूछी है। ठीक है, इसका भी वैलेंस फैक्टर कितना आएगा? सिल्वर डिपॉजिट का भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दी, हम क्या चीजें इक्वेट कर सकते हैं जब भी हम इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे, तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं? कौन सी इंफॉर्मेशन है वो? हाँ, कौन सी इंफॉर्मेशन है? इक्विवेलेंट की इंफॉर्मेशन है। और इक्विवेलेंट कैसे बनते हैं, कैसे मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। और मोल्स कैसे बनाओगे? आपको क्या डेटा दिया हुआ है, पढ़ो, क्या डेटा दिया? वॉल्यूम दिया है, कहाँ पे दिया है? एसटीपी पे दिया है। कैसे मोल बनाते हैं? वॉल्यूम एसटीपी मालूम हो तो? इनटू मास। हाँ, एसटीपी पे अगर वॉल्यूम पता है तो मोल कैसे बनाते हैं? अब पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे, ये नहीं बताया है? पता है बाय 22 पॉइंट। अच्छा ठीक है सर। ये भी एमएल में है, तो इसको भी एमएल में लाना पड़ेगा।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/4 मोल। अब मोल से इक्विवेलेंट कैसे बनेंगे, into valency factor। तो 1/2 क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। और इतने ही इक्विवेलेंट किसके होने वाले हैं अब, Ag के Ag के होने वाले हैं 1/2 इक्विवेलेंट। और Ag का वैलेंस सेक्टर कितना है, Ag 1 1 है, तो 1, तो क्या करोगे 1 से डिवाइड कर दो 1/2 इक्विवेलेंट को, तो क्या बन जाएगा, 0.5 मोल 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 बन जाएगा। मोल से मास कैसे बनेगा, मास ही पूछा है ना, द वेट ऑफ, है ना। मोल से मास कैसे बनता है, into molar mass। मोलर मास कितना होता है Ag का, 108। 108, सो 54 ग्राम जो आपका आंसर आ जाएगा। क्लास में सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। क्लास में सबको समझ में आया। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ आप लोग। अब आप लोगों से मुझे सभी से आंसर चाहिए है ना, तभी मैं बताऊंगा, वरना बताऊंगा ही नहीं, है ना, ध्यान रखना। लिखो क्वेश्चन। कार्तिक समझ में आया, यस सर। पासिंग अ करंट थ्रू molten aluminum chloride for some time produce 11.2 liter of Cl2 gas at STP at anode. Find the mass of metal deposited at cathode. ठीक है, अभी 9:09:43 हो रहा है मेरे उसमें आईपैड की घड़ी में। 9:45 तक का आपके पास समय है, 2 मिनट का समय, फटाफट करो। थोड़ा इसको मूव कराता हूँ, वरना क्या ये स्क्रीन चली जाएगी नहीं तो। तो मोल्टेन, ये AlCl3 किस स्टेट में दिया है आपको, मोल्टेन स्टेट मतलब पानी नहीं है। वाटर होता तो एल्युमिनियम 3+ आयन रिड्यूस ही नहीं होता, कौन जाता, वाटर रिड्यूस होता। तो यहाँ अपने को ये समझ में आ रहा है कि जो कैथोड पे रिएक्शन होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, उसमें Al3+ जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाने वाला है, Al बनाने वाला है ना। और एनोड की अगर बात करें तो क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, 2Cl माइनस आयन से क्या बनेगा, Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये रिएक्शन होंगे। सबसे पहले रिएक्शन पहचाना करो, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रिएक्शन पहचाननी चाहिए। ठीक है, तो जब रिएक्शन पहचान जाओगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगी, है ना, करने में। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना दिखाई दे रहा है, एल्युमिनियम का कितना दिख रहा है वैलेंसी फैक्टर, अलग से लिख लो। एल्युमिनियम का वैलेंसी फैक्टर कितना दिखाई दे रहा है, 3 3 दिखाई दे रहा है। और Cl2 कितना दिखाई दे रहा है, क्लोरीन गैस का, 2 1। हाँ 2 दिख रहा है ना, 2, ये देखो ना 2 मोल है ना, यस सर 2 मैंने से 2 दिखाई देगा। ठीक है, अब हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में, 11.2 लीटर STP पे दे रखे हैं Cl2, तो 11.2 लीटर दे रखा है, तो क्या बनाओगे सबसे पहले इसका मोल्स बनाओगे। तो किससे डिवाइड करोगे, 22.4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 मोल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो। यस सर। और 1/2 किससे मल्टीप्लाई करना, इंटू 2 से, क्योंकि हम इक्वेट क्या कर सकते हैं, केवल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस, तो 1 इक्विवेलेंट ही इसका होगा। अरे बात समझ में। अब इक्विवेलेंट से कहाँ जाना है, पहले अब पहले कहाँ जाओगे, मोल पे। कैसे जाओगे, 1 डिवाइड बाई
वैलेंसी फैक्टर, तो इसके 1/3 मोल हो जाएंगे। फिर मास निकालना था तो 1/3 इंटू इसका एटॉमिक मास 27, तो कितना आंसर आएगा 9 ग्राम। ये टफ क्वेश्चन था क्या? टफ थोड़ी ना है, टफ क्वेश्चन थोड़ी ना है। तुम लोग पता नहीं कैसे कह रहे हो टफ क्वेश्चन है, टफ है क्या ये? फॉर्मूला है। नहीं सर। इतना टफ नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं भी है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आपको करने, बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ आपको अभी, तो बेसिक वाला क्वेश्चन जो है ना वो करा रहा हूँ, तो बेसिक चल रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अगेन यू हैव दिस क्वेश्चन है ना, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। आप इसे अटेम्प्ट करके फटाफट आंसर बताओ, 1 मिनट का टाइम है आपके पास बस, तो ऐसा इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो आपको ओनली 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करके बताओ। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में जो फील है क्वेश्चन का वो ये है कि यहाँ पे सेल जो है ना सीरीज में कनेक्टेड है, और इसीलिए क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो बोला गया है कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन पास्ड थ्रू सॉल्यूशंस ऑफ, इनमें पास की जा रही, तो सब में इक्वल तभी जा सकती है जब ये आपस में कैसे कनेक्टेड हो, सीरीज में कनेक्टेड हो। तो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा, जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होगा, जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होगा, और जो CrI3 सॉल्यूशन होगा, इन सब के क्या चीज बराबर होने वाले हैं, इनके इक्विवेलेंट्स बराबर होने वाले हैं, W/E1, W2/E2, ठीक है, W3/E3, ये सब आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, तो इनके इक्विवेलेंट्स जो है ना आपस में बराबर होने वाले हैं। फिलहाल हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि x मोल क्रोमियम जो है ना डिपॉजिट हुआ है अपने अपने इट्स कैथोड, अपने खुद के कैथोड पर। तो ठीक है, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि भाई चलो x मोल ये डिपॉजिट हुआ है, क्रोमियम डिपॉजिट हुआ है, लेकिन क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, +3, दिख रहा है ना आपको। तो क्रोमियम +3 से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में गया होगा, क्रोमियम में गया होगा, एंड देयरफॉर द वैलेंसी फैक्टर बिकम 3। ठीक है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जिंक 2 है, तो जिंक 2+ होगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, जिंक में जाएगा। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, चाहे वो जिंक आयन का हो चाहे वो जिंक एटम का हो। यहाँ पे सिल्वर +1 स्टेट में है, तो सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर +1 से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा, Ag में जाएगा। तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर जो है ना वो 1 आ जाएगा, और 1 आ जाने के बाद जो रहने वाला है यहाँ पे है ना, इस तरीके से 1 आ जाएगा। अभी 1 के बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोनों का 1 आने वाला है। फिलहाल हम यहाँ पे मोल बराबर नहीं कर सकते, इक्विवेलेंट तो बराबर कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्रोमियम के इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो क्रोमियम के इक्विवेलेंट कैसे आएंगे, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर से आएंगे। x मोल था, वैलेंसी फैक्टर 3 था, तो यहाँ पे 3x इक्विवेलेंट आ गए। यही इक्विवेलेंट जो 3x इक्विवेलेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, यही इस जो 3x इक्विवेलेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जो 3x इक्विवेलेंट आपको दिखाई दे रहा है, यही 3x इक्विवेलेंट जो है ना वो क्या होंगे, यही इसके यहाँ होंगे और यही यहाँ होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हो? हाँ सभी लोग, हाँ। तो यहाँ पर भी क्या लिख दें, यहाँ पे भी क्या लिख दें, 3x इक्विवेलेंट लिख दें, यहाँ भी क्या लिख दें, 3x इक्विवेलेंट लिख देते हैं। ये सुनो, अब 3x इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, 3x इक्विवेलेंट जो होगा उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको जिंक वाला ही क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 3x को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1 करके आपको मोल बनाने पड़ेंगे, और मैंने आपसे मोल ही पूछे थे, तो आपका आंसर आएगा 3x फॉर सिल्वर, 3x मोल फॉर सिल्वर, एंड 3x बाई 2 मोल फॉर जिंक। ये आपके आंसर है, ठीक है। समझ में आया तो बस बोलो, जस्ट टाइप SCR, सुपर क्लियर, अगर समझ में बिल्कुल अच्छे से आया सबको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। फिर मेरा इलेक्ट्रोलिसिस का अलग से मेरा वो है DPP है, वो मैं आपको दे दूंगा, सो आप उसको कीजिएगा इस तरीके से। क्लियर है, पक्का सबको आ रहा है समझ में? हाँ सौम्या, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है ना? और अंशिका? सर ठीक है, ठीक है। सो नाउ अभी आते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करेंगे अपनी क्लास में, और वो क्वेश्चन जो है ना कुछ ऐसा है थोड़ा सा, और ये इस, और जो मुझे लगता है कि अगर कोई वो पढ़ा रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा रहा है, और वो ये क्वेश्चन नहीं करा है, इस तरीके कोई क्वेश्चन ना करा है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा।
और अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मतलब ऐसा होता ही नहीं है मेरे, आप लास्ट 5-10 सालों के भी सारे नोट्स देखोगे तो मैंने हर साल ये क्वेश्चन कराया है, और इसके बगैर इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अटेंड करो और आंसर देखो, बनाओ बने तो, और नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा और आपको इसके जो सोल्यूशन मिलेंगे उससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिबरेटेड, कैलकुलेट द volume of gases liberated at STP if 1 liter 0.2 molar CuSO4 solution is electrolyzed by 5.79 ampere current for 10,000 सेकेंड। ये इसमें ऑप्शन भी है अपने पास, ऑप्शन भी दे सकते हैं आपको, 6.72 लीटर, 5.6 लीटर, 2.24 लीटर, डी जो है ना वो नन ऑफ दीज है। सो दिस इज द क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन का जो है ना हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, मतलब सोल्यूशन बनाना है। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, यू हैव 5 मिनट फॉर अटेम्प्ट, मतलब आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, करिए अटेम्प्ट इसको। तो आपने क्या किया, आपने इसमें चार्ज पास सबसे पहले निकाला। इस क्वेश्चन में जो डेटा आपको दिया गया था ये वाला, और ये वाला डेटा दिया हुआ था, तो सबसे पहले I इंटू टी मल्टीप्लाई करके आप चार्ज निकाल लो पास्ट, फिर आपको 96500 को डिवाइड करके आप फैराडे में चार्ज ले आओ, 0.6 फैराडे आ जाएगा, ठीक है। अब जितने फैराडे जो हम लोग चार्ज पास करते हैं उतने ही इक्विवेलेंट क्या होती है, कैथोड पर एनोड पर रिएक्शन होती है, ये हमारा ये कहलाता है ना, सेकेंड ये लिखा है ना, ये पढ़ाओ। नंबर ऑफ फैराडे चार्ज पास जो होगा एट एनोड और कैथोड जो होगा, उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड और एनोड ही होगा। तो ये मेन है बेसिकली। तो कितने इक्विवेलेंट टोटल रिएक्शन होने वाली है हमारे एनोड और कैथोड पे, बोलो। 0.6 फैराडे, 0.6 इक्विवेलेंट टोटल रिएक्शन होने वाली है। 0.6 इक्विवेलेंट मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ साइड में लिख देते हैं कि 0.6 इक्विवेलेंट्स टोटल जो है ना वो क्या होगी, रिएक्शन होने वाली है, टोटल कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शन होने वाली है। अब बारी है दूसरा डेटा की, यानी कि अपने ये वाला डेटा यूज कर लिया, इसका यूज हो चुका है, इसका यूज हो चुका है। अब हमारे पास दो डेटा और है, ये और ये। तो हमारे पास जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो डेटा है वो हमारे पास है 1 लीटर और 0.2 मोलर। तो 0.2 मोलर का मतलब क्या है, ये जो लिखा है इसका क्या मीनिंग निकालोगे आप? सर 0.2 मोल्स होंगे 1 लीटर में। किसके होंगे 0.2 मोल? CuSO4 यस। और ये 1 लीटर ही दे रखा है, अगर 2 लीटर देता तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, है ना, नहीं मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। 1 लीटर में 0.2 होते, 2 लीटर में 0.4 होते हैं, है ना। तो फिलहाल अपने पास 1 लीटर ही है, और ये कह रहा है ये क्या है, ये इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर ही होती है, मोलरिटी की। तो 1 लीटर में आपको मोल्स कितने मिल जाएंगे, है ना। या तो आपको ये बताया गया कि वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलरिटी जो होता है वो क्या होता है, हाँ वो क्या होता है, वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, बताया गया कभी? यस सर। है ना। और वॉल्यूम इन ml, मिलीलीटर में वॉल्यूम हो और मोलरिटी को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.2 मोल्स किसके मिल जाएंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2 हो जाएगा। अब कॉपर सल्फेट की जो इलेक्ट्रोलिसिस होगी उसमें जो रिएक्शंस होने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, बताना भाई, कौन कौन से होने वाले हैं। कैथोड पे क्या होगा कॉपर सल्फेट के
इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान? रिडक्शन। रिडक्शन। किसका होगा रिडक्शन? सर कॉपर 2+। कॉपर 2+ का 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? कॉपर बनाएगा, या सुनो। और ये इसके कैथोड पर होगा, और एनोड पे क्या होने वाला है? रिडक्शन H2O का। H2O का ऑक्सीडेशन होने वाला है ना। 2H2O से क्या बनेगा? O2+, 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये बनने वाला है। तो ये कितने मोल है आपके पास? कॉपर 0.2 मोल है, ठीक है। और इसका वैलेंस वेक्टर कितना है? 2। इसका वैलेंस वेक्टर 2 है। तो आपके पास जो कॉपर 2+ आयन के इक्विवेलेंट है वो कितने हैं? सर 0.2। 0.2 इंटू 2 मोल्स इंटू वैलेंस वेक्टर कितने हैं? 0.4, ठीक है। कितने इक्विवेलेंट है बोलो? 0.4। 0.4 इक्विवेलेंट है। तो कॉपर को कंप्लीटली डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे की जरूरत है? 0.4। 0.4 फराडे। हाँ, ये जो होंगे ये क्या होंगे? ये डिपॉजिट हो जाएंगे, डिपॉजिटेड बाई 0.4 फैराडे, या सुनो। Yes, sir. इससे सब लोग एग्री करो। पहले ये वाला मेरे कंसेप्ट समझ में आया तो ही हाँ बोलो, वरना ना बोल सकते हो, यस सर। है ना। मेरे पास 0.4 इक्विवेलेंट कॉपर पड़ा हुआ है, तो मुझे कितने फैराडे चार्ज चाहिए होगा? 0.4 फैराडे, क्योंकि फैराडे वाला ही डेटा इक्विवेलेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मुझे कॉपर को 0.2 मोल कॉपर जब तक डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पर कितने मोल कितने इक्विवेलेंट या कितने फैराडे चार्ज पास होगा? जब 0.4। 0.4, तो फिर 0.4 एनोड को भी 0.4 मिलेगा, या सुनो। यस सर, दोनों एक साथ। दोनों एक साथ ही होगा। तो फिर इसका मतलब है कि O2 भी किससे डेवलप हुई होगी? 0.4 इक्विवेलेंट रिएक्शंस। यस, 0.4 इक्विवेलेंट O2 जो है ना वो डेवलप हुई होगी, बिकॉज यहाँ पे 0.4 फैराडे, यहाँ पे आपने 0.4 फैराडे एनोड पे पास किया है। तो O2 भी कितनी डेवलप होगी? 0.4 इक्विवेलेंट, यस और नो। और O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। 2 नहीं, O2 का 2 नहीं है, गलत बोला किसी ने। O2 कितना है वैलेंसी फैक्टर बताओ? O2 कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है ना। यस 1 सर। मोल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है? 4। तो यहाँ पे 4 आएगा आंसर, ठीक है। तो O2 के मोल्स बता सकते हैं कितने हो गए? मोल्स ऑफ O2 यहाँ कितने बनने वाले हैं बोलो? 0.1। हाँ, 0.4 इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर 4, कितना हो? 0.1 मोल बनेगा फॉर्म्ड। मोल्स ऑफ O2 मतलब 0.1 मोल जो है ना, मोल्स जो है ना वो फॉर्म्ड होंगे। मतलब जितनी देर में ये 0.2 मोल खत्म होगा ना, किसका? कॉपर का, उतनी देर में क्या होगा? O2 कितना बनेगा? 0.1 मोल। 0.1 मोल बनेगा। तो वॉल्यूम कितना लिबरेट होगा? इंटू 22.4 लीटर। इंटू 22.4 लीटर। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। सी, लेकिन सी आंसर नहीं है, ठीक है। वो इसलिए है कि अभी आपने कितने फैराडे चार्ज यूज किया है अभी? 0.4। और तुमने टोटल पास कितना किया था? 0.6। 0.6 पास किया था। तो वो 0.2 फैराडे का क्या हुआ एक्स्ट्रा? 0.4 फैराडे ने तो क्या किया? 0.4 फैराडे ने तो क्या किया? 0.2 मोल कॉपर को डिपॉजिट कर दिया, हाँ। और 0.1 मोल क्या किया? O2 को लिबरेट कर दिया। ये काम किसने किया? ये काम हुआ किससे? 0.4 फैराडे से हुआ। ये वाला काम तो 0.4 फैराडे से हुआ, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा तुमने टाइम जो जो एक्स्ट्रा तुमने जो इलेक्ट्रोलिसिस की है, ठीक है ना, तो जो आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलिसिस की है, मतलब कॉपर के डिपॉजिट होने के बाद भी आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बोलो? लगातार करंट पास कर रहे हो। कॉपर डिपॉजिट हो चुका है, कॉपर तो 0.4 फैराडे में डिपॉजिट हो गया था, लेकिन आपने क्या किया? आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलिसिस की। कितने फैराडे तक की इलेक्ट्रोलिसिस की एक्स्ट्रा में? 0.6 तक। नहीं, 0.6 तक। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 0.2। 0.2 एक्स्ट्रा हो गया। 0.2 फैराडे अभी जो है ना वो आपने चार्ज क्या किया है? आपने ये एक्स्ट्रा पास किया है। तो अभी क्या होगा? कैथोड और एनोड पर कितने इक्विवेलेंट रिएक्शन अभी और होने वाली है? 0.2। 0.2।
0.2 इक्विवेलेंट रिएक्शन, और क्योंकि ये 0.2 फैराडे यहाँ पर 0.2 इक्विवेलेंट रिएक्शन और कराएगा, और यही 0.2 फैराडे यहाँ पर 0.2 इक्विवेलेंट रिएक्शन और कराएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैथोड और एनोड पे रिएक्शन कौन सी होंगी? वाटर का हाइड्रोलिसिस होगा। हाँ, कॉपर तो खत्म ही हो चुका है, अब तो पानी बचा है, सल्फेट आयन तो जाने से रहा। तो यहाँ पे जो पहले यहाँ कैथोड पे क्या हो रहा था, कैथोड पे पहले कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, लेकिन कॉपर तो खत्म हो चुका है ना। तो कॉपर खत्म हो गया, तो अब आपके पास एक ही रास्ता बच रहा है कि आप कैथोड पे वाटर का रिडक्शन करा दो। तो कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनना चालू हो जाएगी। एनोड पे क्या होगा? सल्फेट आयन तो नहीं जाएगा, सल्फेट आयन तो जाता नहीं इतनी आसानी से, है ना। तो सल्फेट आयन की जगह कौन जाएगा? पानी ही जाएगा। पहले भी सल्फेट आयन की जगह पानी ही जा रहा था, तो वाटर क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोड पर। तो अगले जो आपने ये किया है, मतलब नेक्स्ट जो आप 0.2 फैराडे जो चार्ज यहाँ पे पास कर रहे हैं, जो आप 0.2 फैराडे जो चार्ज आप एक्स्ट्रा पास कर रहे हैं, उस दौरान केवल क्या होने वाला है एनोड और कैथोड पे? बोलो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही होने वाली। वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का रिडक्शन होगा। तो वाटर के ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कौन सी गैस बनने वाली है? एक तो हाइड्रोजन बनने वाली है और एक ऑक्सीजन बनने वाली है। हाइड्रोजन का वैलेंसिटर क्या निकल के आएगा यहाँ पे? बोलो। 2 निकल के आएगा। ऑक्सीजन का 4। तो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेता हूँ और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेता हूँ। ये कितने इक्विवेलेंट बनेगी? कितने इक्विवेलेंट बनेगी? 2। अरे 0.2, यही तो है 0.2 इक्विवेलेंट, यही तो यहाँ आएगा। यस सर। ठीक है, ये भी कितनी बनेगी? ये भी 0.2 इक्विवेलेंट बनेगी। या सुनो, इसका बैलेंसिटर कितना है? बोलो 2। इसका कितना है? 4। बोलो। तो इसके मोल कितने बनेंगे? 0.1। मोल ऑफ H2 कितने आएंगे? 0.2 इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। और इसका कितना बनेगा? 0.2 इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 0.05। ये है ना, ठीक है, 1/2, हाँ ये बनेगा 0.05। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने मोल गैस बन गई? यहाँ पे टोटल कितनी बन गई? 0.15। यहाँ पे 0.15 बन गई मोल। और पहले कितनी बनी थी? 0.1। तो मतलब आप कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ गैसेस formed into the entire इलेक्ट्रोलिसिस या कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, कितना हो जाएगा? 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.05, दैट बिकम 0.25 मोल, ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिबरेटेड एट STP क्या हो जाएगा? वो जाएगा 0.25 इंटू 22.4 लीटर, दैट बिकम 5.6 लीटर। ये आंसर है आपका। बोलो, इलेक्ट्रोलिसिस का फंडा बचा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ पहले। मजा आया इलेक्ट्रोलिसिस के फंडे में? क्या चल रहा है एक्चुअली, कैसे हो रहा है, क्या है ना, एक एक चीज अपने को देख देख के चलनी पड़ेगी। हमने कितना चार्ज पास किया, ठीक है, हम कितना डिपॉजिट, जो चीज हम डिपॉजिट कर रहे हैं कहीं खत्म तो नहीं हो रहा है ना। इस तरीके की सारी चीजें आपको देख के चलनी पड़ेंगी। सारा कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक दूसरा मेथड भी है, और वो दूसरा मेथड है टाइम से भी लोग निकालते हैं, है ना। टाइम से भी निकालते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि 0.2 फैराडे को डिपॉजिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकालने के बाद देखते हैं कि 10,000 सेकेंड जो है ना वो ज़्यादा सेकेंड है, तो वो टाइम माइनस करते हैं। तो जितना सेकंड बचता है उतने सेकंड का फिर प्रोपोर्शनल में निकाल देते हैं कि इतने सेकंड में इतना डिपॉजिट हुआ, तो ये कैसे ऐसे करके भी निकालते हैं। ठीक है,
तो टाइम वाला आपके लिए होमवर्क है, अगर आप चाहो तो टाइम के थ्रू निकालना है ना, पहले टाइम निकाल के देखना, और टाइम के थ्रू भी निकाल सकते हो इसको, तो उसी करना नहीं होगा। स्लाइड डाउन करना एक बार, कौन सा? ये नीचे एक मिनट मैंने लिखा नहीं था, एक लास्ट ये वाला लास्ट वाला ना, हाँ इसको ये वाला ना, और सर, और नीचे ये ना, हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये आपका आंसर आएगा। तो कंसेप्चुअल क्रिएटिव में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ बोलो? हाँ, मतलब लेवल समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन में किस तरीके से अपन जा सकते हैं, कैसा क्या है, वो सब चीजें समझ में आ गई ना। इस तरीके से अपने को काम किया जा सकता है ना, ऐसा कुछ है ना, ये हो जाएगा। डन बोलो। तो लास्ट को वो यस फॉर्मूला बता दो क्या है वो? क्या? तो लास्ट में फॉर्मूला कौन सा वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए? हाँ तो यार मोल पता है एसटीपी पे कैसे निकालोगे वॉल्यूम? 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो एसटीपी वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन पे करते हैं, क्या आप करते हो उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आपके लिए, लिखो। सर इतना लंबा मेंस का क्वेश्चन था? नहीं मेंस का नहीं है, बट लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं, इतना टफ बड़ा नहीं है, मेंस में भी आ सकता है, बिकॉज डेटा इज वेरी ब्यूटीफुली अरेंज्ड, मतलब डेटा इतना आसान डेटा है, जल्दी कैलकुलेट हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि डेटा आ भी सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसका आंसर जो पता है क्या आएगा, बताएगा कोई? हाँ, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा नो चेंज इन कंसंट्रेशन, नो चेंज इन मोलरिटी, ये इसका आंसर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ निकेल इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं, समझ लो। ठीक है, यहाँ पे निकेल इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं और जो सोल्यूशन है वो निकेल नाइट्रेट का है। तो जैसे मैंने रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड पढ़ाए थे ना, रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो कॉपर के इलेक्ट्रोड हो, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हो सिल्वर का इलेक्ट्रोड हो, ठीक है ना, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हो जिंक का इलेक्ट्रोड हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें एनोड पर क्या होगा, एनोड पर जो निकेल एटम होगा ना उसका ही ऑक्सीडेशन होगा निकेल 2+ में, और ये जो एनोड से जो आयन वहां जाएगा सॉल्यूशन में, उसी का कैथोड पे जाके क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसलिए कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। डेटा इतना भयानक है कि कोई अगर चालू हो गया लिखना विखना करने के लिए चक्कर में तो परेशान हो जाएगा, है ना। तो ध्यान देना, वही मैं कह रहा हूँ, हर एक छोटी छोटी बात पे आपको आगाह कर रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी पे, इसीलिए ताकि आप उसको उस तरीके से लो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके को भी देखना कि कभी ऐसा ना हो कि ये सिचुएशन आपके सामने आए और आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्लियर? सुन लिया ना सबने? यस सर। ठीक है, तो सभी ने सुन लिया, गुड, है ना। अब ये हो गया, और एक क्वेश्चन और लिखो। एक काम करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट और भी है, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड करंट एफिशिएंसी। सो करंट एफिशिएंसी का सिंबल जो है ना ईटा लिखते हैं, है ना। तो करंट एफिशिएंसी क्या होती है? करंट एफिशिएंसी ऐसा समझ लो कि मान लो कैथोड पे आपने 100 फैराडे जो है ना, वो किसी बैटरी से आपने क्या किए, 100 फैराडे चार्ज को भेजा अंदर, सेल के अंदर भेजा, लेकिन जो कैथोड एनोड वगैरह जो है ना उनकी हीटिंग वगैरह में, वायर वगैरह में, उसमें कुछ जो है ना फैराडे जो है ना चार्ज लॉस हो गया, और कैथोड और एनोड को जो है ना मिलता कितना है, 80 फैराडे मिलता है। तो अब मुझे ये बताओ कि एनोड और कैथोड पे 80 इक्विवेलेंट रिएक्शन होगी या 100 इक्विवेलेंट रिएक्शन होगी? 80 80 क्यों होगी, 100 क्यों नहीं होगी? हीट लॉस हो गई सर। हाँ, ये तो पहुंचा नहीं, आपको ये बोलना चाहिए सर 20 फैराडे तो पहुंचे ही नहीं है।
जो एक्चुअली पहुंचेगा ये कैसा है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है जो वास्तव में पहुंच रही है। तो जो वास्तव में पहुंचेगी वही जाके रिएक्शन कराएगी, जो खराब हो रही है बर्बाद हो रही है वो तो रिएक्शन कराएगी जाके वहां पे, है ना। और ये आपकी कौन सी वैल्यू है बोलो, ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक, इस तरीके से। अब जो चार्ज पास्ड आता है, जो क्यू होता है चार्ज पास्ड, वो किसके बराबर होता है, वो आई इंटू टी के बराबर होता है। तो घड़ी तो इंडिपेंडेंट है सबके लिए, टाइम तो सबके लिए कैसा इंडिपेंडेंट है, इसमें तो समस्या कभी नहीं आएगी बोलो। हाँ, जो समस्या आने वाली है किस पे आने वाली है, वास्तव में इस पे आने वाली है। तो करंट इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला बनता है करंट के फॉर्म में जो फॉर्म बनता है, ठीक है ना, इस तरीके से करंट इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कि आई करंट ऑब्जर्व्ड करंट अपॉन थ्योरेटिकल करंट इनटू 100। क्या आपको फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? ये जो 80 फैराडे था ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो तुम आई निकालोगे वो कौन सी आई होगी? जब इसके सामने लिख दोगे आई इंटू टी और इससे आई कैलकुलेट करके लाओगे तो क्या आएगा, कौन सा आई आएगा बोलो? हाँ, ऑब्जर्व वाला आएगा। ठीक है, और इसके सामने जब लिख दोगे, सॉरी इसके सामने जब लिख दोगे, ये वाले के सामने आई इंटू टी लिख दोगे, ठीक है, तो क्या आएगा बोलो? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ऐसे बोल दूं आपको कि जो है करंट इफिशिएंसी, यहाँ पे करंट इफिशिएंसी कितनी आएगी वास्तव में, कितने परसेंट आएगी बताओ? हाँ, 100। 100%, 80%। 80% आएगी ना। तो आप यस सर, 80% कैसे बताया आपने? 80 फैराडे अपॉन 100 फैराडे इंटू 100 से 80% बताया ना, ये सुनो। यस सर। तो जो न्यूमरेटर लिखा है ना, सॉरी, जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है 80 फैराडे, समझना ध्यान से, ठीक है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू ऑब्जर्व्ड, चार्ज ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाई क्यू थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकली कितना पास किया गया था और वास्तव में कितना पहुंचा। ये इफिशिएंसी हो जाएगी, ये सुनो, हो जाएगी। सर यस तो क्यू ऑब्जर्व्ड कितना लिख सकते हो आप लोग? आई ऑब्जर्व इनटू टी। हाँ, आई ऑब्जर्व्ड इनटू टी, और यहाँ लिखोगे आई थ्योरेटिकल इनटू टी। तो घड़ी तो दोनों के लिए सेम चलेगी यार। तो ईटा की वैल्यू क्या आ गई, आई ऑब्जर्व्ड अपॉन आई थ्योरेटिकल, आई ऑब्जर्व्ड इनटू आई थ्योरेटिकल, है ना, 100। इनटू 100। अब समझ में आ गया सबको? यस सर अब समझ में आ गया बोलो। हम्म? यस बेंट ऑफ फैक्टर जैसे। हाँ, उस जैसे ही निकल के आएगा, ईटा का वैल्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल वाला ही निकल के आएगा, ठीक है। और वैसे ही क्या होता है, एक और तरीका है कि आपको लगेगा कि जैसे यहाँ पे मान लो वैलेंसी फैक्टर 1 है, समझे, तो 80 इक्विवेलेंट बिकम 80 मोल, ये सुनो। बोलो। यस सर। और आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि कितने मोल रिएक्शन होनी चाहिए थी? 100 इक्विवेलेंट। 100 मोल होनी चाहिए थी, है ना, ठीक है। यस तो सर। 100 मोल होनी चाहिए थी और 100 इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी। तो लेकिन आपने पाया कि यार ये तो कैसी हो रही है, 80 हो रही है। तो इसमें क्या होगा, 80 इक्विवेलेंट के हिसाब से मास या मोल डिपॉजिट हो जाएगा। तो कभी कभी लोग ऐसे भी कहते हैं, ईटा का वैल्यू जो आता है वो आता है डब्ल्यू ऑब्जर्व्ड, ये कौन सा मास है, कितना मास बना कैथोड एनोड पे, और जितना मान लो आपको लगता है कि 100 से 100 ग्राम बनना चाहिए था लेकिन बन क्या 80 ग्राम। तो 80 ऊपर लिखो, नीचे लिखो 100 इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा, तो डब्ल्यू थ्योरेटिकल। ये भी आपको क्या करेगा, करंट एफिशिएंसी देगा, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आई इंटू टी अपॉन 96500 को, ये क्या है बोलो, ये कौन से, ये क्या है, इसकी क्या बताता है आपको, जो नंबर ऑफ चार्ज फैराडे, इन फराड। जो आप वास्तव में जो आप भेज रहे होते हो, आप जो भेज रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में जो पहुंच रहे हैं वो इसके हिसाब से पहुंच रहे होंगे। यहाँ पे आप ईटा मल्टीप्लाई कर दो,
जैसे इसका वैल्यू मान लो 100 है और ईटा आपका 0.8 है, 80% है, तो ईटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0.8 हो जाएगी। करंट एफिशिएंसी परसेंटेज ना 0.8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगा? W/E जो है नंबर ऑफ, ये क्या हो जाएगा? ये आपको ऑब्जर्व आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। सुना है? मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको ईटा हमेशा यही लगा के रखना है, इस जगह पे एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला यही लगा के रखना है। ठीक है, यस सर। कार्तिक क्लास है क्या? कार्तिक यस सर। क्लास है? हाँ। ठीक है, तो यहाँ रुक जाते हैं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कंप्लीट कर दिया। इसका एक न्यूमेरिकल मैंने कराया है, चाहो तो वीडियो लेक्चर में देख लेना वहाँ का, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा। सभी लोगों का टाइम पता है, कल का 5:30 बजे है। ओके, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ, शाम को। शाम को 5:30 बजे। ठीक है, रुद्र और अथर्व, आप लोग अपने फादर से बात करके फीस डिपॉजिट करवा देना यार, है ना, बचा हुआ जो बैलेंस फीस है। क्या सर? हाँ ठीक है, सर अभी वेबसाइट दिखा दूँ वो? कल कर लेंगे यार, मैं वो तुम भेज दो, तुम आईडी में चेक कर लूंगा अभी आराम से। ठीक है, काफी देर हो गया बैठा हूँ, काफी देर से थोड़ा सा वॉक करूंगा। तो मेरा भी ठीक कर दो।